हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबार क्लास में। तो बच्चों, आज हम लर्न वेल सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि ज्योग्राफी का है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे, जिनमें आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोज और एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जो कि आप ही की इस बुक की प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसके लिंक को शेयर करें। जैसा कि चैप्टर का नेम है मिनरल्स, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे कि पावर रिसोर्सेज से कितने टाइप्स हैं और कैसे पावर को जनरेट किया जाता है। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है, जिनमें पहले आपकी विंड मिल है, तो इससे भी पावर को जनरेट किया जाता है। यहाँ पर आपके कोयले को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ डैम्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपको जो थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है, ये चारों जो आपको पिक्चर यहाँ पर शो की गई है, तो ये आपके पावर रिसोर्सेज है, मतलब इनसे पावर जनरेट की जाती है, माध्यम है, वेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज एक्चुअली में क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज आर एवरीथिंग एल्स दैट फुलफिल आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब वे सब कुछ, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि हमारी नीड को फुलफ़िल करती है, तो हम उसको रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल जो होते हैं वो नेचुरली हमें बाय मतलब अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। एवरीथिंग वी यूज और कंज्यूम हैज मिनरल्स इन इट। मतलब जो भी हम यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं वो सारे ही मिनरल्स होते हैं। एट अबाउट 4000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाई सो फार। मतलब अब तक 4000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। दे आर कंसनट्रेटेड मोस्टली इन पर्टिकुलर रॉक्स फॉर्मेशन। मतलब ये जो है ऑलरेडी रॉक्स की फॉर्मेशन में मतलब ये पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर इजली असेसेबल एज दे ऑक्यूर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कुछ मिनरल्स होते हैं जो अर्थ सरफेस पर हमें ईजिली एक्सेस हम उनको कर सकते हैं, मतलब हमें ईजिली अर्थ सरफेस पर मिल जाते हैं। बट सम आर इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव, ठीक है, कुछ बहुत ही मतलब एक तरह से एक्सपेंसिव तरीके से हमें ऑब्टेन होते हैं, मतलब उनको एक्सेस करना, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। दे आर लाइंग अंडर द थिक लेयर ऑफ आइस। मतलब ये आइस की थिक लेयर के मतलब बहुत ही नीचे होती हैं, तो इनको मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अंटार्कटिका इन हिमालय और इन आर्टिक रीजन, या फिर अंटार्कटिका या फिर हिमालय या फिर आर्टिक रीजन में इसमें, ठीक है, बहुत ही अंदर जाके डिग करना पड़ता है, तब जाके ये इनको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यानी कि दो टाइप के हो गए, एक तो ईजिली जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, ईजिली इसको टेक कर सकते हैं, और एक जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक मेटेलिक मिनरल्स हैं जिसमें सारे मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटेलिक में नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हम इनको मेटल्स और इसको नॉन मेटल्स कह सकते हैं। तो देखते हैं, दे कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो होते हैं मेटेलिक, ठीक है, ये मतलब ऑब्टेन करके, ठीक है, इनको मेल्ट किया जाता है, तब जाके न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। मेटल्स में यानी इस वाली कैटेगरी में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, जैसे आयरन है, यानी कि लोहा है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, बहुत सारे आपके मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। तो इनके अगर प्रोडक्ट बनाने हैं तो इनको मेल्ट करना पड़ता है। दे जनरली एसोसिएटेड विद आग्नेय रॉक्स, यानी मेटल्स जो होते हैं वो जनरली आग्नेज, ठीक है, रॉक से ही एसिस्ट होते हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, आयरन है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीज है, लीड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मतलब जितने भी सारे मेटल्स हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं।
अगर हम नॉन मेटेलिक की बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक जो होते हैं डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट ऑन मेल्टिंग, मतलब इनको मेल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको मेल्ट करके नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, नो, ठीक है, ये मेल्ट होते ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब हम बोल सकते हैं कि पाउडरी फॉर्म में होते हैं या फिर रॉक की फॉर्म में होते हैं, तो ये ब्रेक होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। दे आर मेनली डराइव फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो है आग्नेय रॉक से डराइव किया जाता था, बट ये सेडिमेंट्री रॉक से डराइव किया जाता है। कौन? नॉन मेटेलिक, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यूरेनियम है, ठीक है, जिसे एनर्जी पावर जनरेशन में यूज लेते हैं। फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस जो आपके माचिस की तीली में होता है। सॉल्ट आप जो यूज करते हो वो है, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है जो कि सीमेंट वगैरह बनता है, ठीक है। ऐसे ही जिप्सम भी होता है और माइका भी होता है। तो ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ये नॉन मेटेलिक के हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में बता रखा है कि मिनरल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। फिर मेटेलिक भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसमें आयरन की क्वांटिटी होती है, मतलब लोहे की क्वांटिटी होती है, वो फेरस होता है, और जिसमें आयरन की क्वांटिटी नहीं होती है वो नॉन फेरस होता है। नेक्स्ट जो ये पिक्चर है इसमें आपको शो किया गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब खोदा जाता है या फिर निकाला जाता है, ठीक है। उसके मेथड से ये एक तो माइनिंग है, एक ड्रिलिंग है और एक क्वारिंग है। ये तीन मेथड जिनसे कि आपके मिनरल्स को निकाला जाता है। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से, अर्थ सरफेस से, ठीक है। अब आपका माइनिंग है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो ओपन कास्ट माइनिंग और एक सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे डीपली स्टडी करेंगे। अभी हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो आपका जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक टाइप हो ही गया है, और इसमें आपका जो मेटेलिक मिनरल्स है वो दो टाइप का होता है, एक तो फेरस मिनरल्स, ठीक है। फेरस मिनरल्स में आयरन है, ठीक है, मैग्नीज है, ठीक है, ये वाले, या फिर क्रोमाइट है, ठीक है, ये फेरस मिनरल्स में आते हैं। नॉन फेरस में आपके और भी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है, कॉपर है, ये सब नॉन फेरस मिनरल्स है, ठीक है। बोथ लैंड एंड ओशन कंटेन वास्ट मिनरल्स डिपॉजिट, मतलब जितने भी लैंड सरफेस है या फिर ओशन सरफेस है इसमें काफ़ी वास्ट का मतलब होता है बहुत भंडार है, ठीक है, मिनरल्स का डिपॉजिट है ऑलरेडी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मिनरल्स इज बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन एंड एसिबिलिटी, मतलब इनका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इनको खोदा जाता है या फिर इनको निकाला जाता है, वो डिपेंड होता है इनकी कंसनट्रेशन पे और इनकी एसिबिलिटी पे, मतलब कि ये कितना ज़्यादा मतलब पॉसिबल है, कितना मेहनत इसमें होगा। ऑल ओर्स आर रॉक्स, मतलब जितने भी इनके ओर्स होते हैं, ठीक है, ओर्स का मतलब होता है एक रॉ फॉर्म, ठीक है, प्योरिटी फॉर्म यहाँ पर दे रखा है देखो। और का मीन्स है रॉक्स विच मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड, मतलब और मतलब वो रॉक्स जिनसे किसी मिनरल को निकाला जाता है, खोदा जाता है या फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो और होते हैं, ठीक है। बट ऑल रॉक्स आर नॉट ओर्स, ठीक है, मतलब सारे ओर्स रॉक्स होते हैं बट सारे रॉक्स और नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो कि हमारे काम की नहीं आती है, मतलब उनमें कोई मिनरल्स भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ओर्स आर रॉक्स बट ऑल रॉक्स आर नॉट ओर्स। इन्फो पीपल में हम देखते हैं कि इन मैनी एरियाज ट्राइबल्स बॉस सेंड, मतलब काफ़ी एरियाज में जो ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है, ट्राइबल्स लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं वो सेंड को क्या करते थे, बॉस करते थे फ्रॉम द रिवर एंड बैंक्स ऑफ द बेड्स ऑब्टेन वैल्यूएबल मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, मतलब जो सैंड है या मिट्टी है, ठीक है, उसको मतलब बॉस करते थे, ठीक है, यानी उसको धोते थे ताकि उनमें से कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स उनको मिल जाए, जैसे गोल्ड वगैरह है या सिल्वर है, ठीक है। डिपॉजिट सैंड में हैव गोल्ड और सिल्वर, मतलब ये जो डिपॉजिट होती थी सैंड, ठीक है, नदियों के किनारे, तो उनमें गोल्ड और सिल्वर के पार्टिकल्स होते थे, ठीक है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए वो उनको मतलब इस सैंड को बॉयल नहीं, वो बॉस करते थे, ठीक है। दिस टाइप मिनरल्स आर गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट, मतलब ये जो बहुत ही बारीक डिपॉजिट होता है इसको प्लेजर कहते थे। आगे हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के, मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो हमने ऊपर देखा ही है, इसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। और उनमें पहला हम देख रहे हैं माइनिंग, ठीक है, पहला मेथड माइनिंग है। माइनिंग मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग,
ठीक है। एक तो ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है आपकी सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग में क्या डिफरेंस है तो वो भी हम देखेंगे। तो देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स बाय डिगिंग शैलो पिट्स और रिमूविंग बाय सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओपन कास्टिंग माइनिंग। मतलब ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, सिर्फ कुछ मतलब ज़्यादा इसमें जो है गहरा गड्ढा खोदना नहीं पड़ता है, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग जो होती है अर्थ सरफेस के ऊपर ही, मतलब ज़्यादा डिगिंग नहीं करनी पड़ती इसमें, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत खोदने पर ही अगर कोई मेटल या फिर कोई मिनरल्स हमें मिल जाता है, तो ये जो मेथड होता है ओपन कास्ट माइनिंग होता है। और मिनरल लाइक जैसे कॉपर है, ठीक है, कोयला है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब इनको ओपन कास्ट माइनिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो डीप बोर होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत गहरे गड्ढे खोदने अगर पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको हम सॉफ्ट कहते हैं, तो वहाँ पर सॉफ्ट माइनिंग यूज होती है, ठीक है। आर डिग इनसाइड द अर्थ फॉर माइनिंग विच इज़ कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग, तो वो सॉफ्ट माइनिंग होती है, ठीक है। और ज़्यादा गहरे गड्ढे नहीं खोदने पड़े तो ओपन कास्ट माइनिंग है, ठीक है। जैसे मिनरल लाइक आयरन, ठीक है, एक तो आयरन है, डायमंड है, एंथ्रेसाइट है, कोयला है, ठीक है। इनके लिए हम सॉफ्ट माइनिंग का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। कभी कभी जो कोयल है, देखो हमने यहाँ पर भी देखा है कि इसमें भी कोयला है और इसमें भी कोयला है। मतलब कोल जो होता है वो दोनों ही तरह की माइनिंग से निकाला जाता है, इसलिए कोयल को दोनों कैटेगरी में रखा जाता है, ओपन माइनिंग, ओपन, ठीक है, और सॉफ्ट माइनिंग में। आगे जो मेथड होता है, ठीक है, वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब ड्रिल करना, ठीक है। जैसे डीप वेल्स आर बोर्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, मतलब बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक है, कुएँ मतलब वेल्स के फॉर्म में खोदे जाते हैं। लाइक जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम को निकालने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। विच ऑकर इन ग्रेट डेप्थ, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, ठीक है। ओशन सरफेस, मतलब ओशन की सरफेस में, मतलब समुद्र के अंदर बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, ड्रिल किया जाता है पेट्रोलियम को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। द ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल ऑन द ओशंस, मतलब ओशन से ऑयल को ड्रिल करना इज कॉल्ड ऑफ शोर ड्रिलिंग, ठीक है, ये ऑफ शोर ड्रिलिंग होती है, ठीक है। अगर हम समुद्र में अगर हम एक तरह से ड्रिल करके उसको और हम ऑयल को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। आगे है क्वारिंग। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सिंपली डिगिंग आउट एंड कीपिंग ब्रेकिंग रॉक्स ऑन द सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस की जो रॉक्स है, ठीक है, उनको थोड़ा सा खुद के और उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना, ठीक है, और उससे किसी मिनरल्स को निकालना, ये जो प्रोसेस होती है वो क्वारिंग होती है। तो क्वारिंग तो जो अर्थ सरफेस पे होती है, अर्थ सरफेस पे ही हम क्वारिंग कर सकते हैं। जैसे पहाड़ वगैरह तुम देखते हो, तो पहाड़ पे अगर उसको खोद के और उससे कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं तो ये क्वारिंग मेथड ही होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं स्टेज ऑफ माइनिंग, ठीक है। माइनिंग के जो स्टेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले हम देख रहे हैं इसमें, एक तो प्रोस्पेक्टिंग, इट इज़ मेथड टू फिजिकल सर्विंग एंड सर्चिंग फॉर द मिनरल। प्रोस्पेक्टिंग जो मेथड है, ठीक है, इसमें सबसे पहले फिजिकल सर्वे किया जाता है कि भाई कहाँ पर जो है मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सर्च किया जाता है। और नेक्स्ट होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या किया जाता है वो देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ conducting an intensive and organized search to find out the concentration and decide the possible method of the extraction। मतलब अब मान लीजिए कि अगर हमारा, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में हमें किसी जगह पर कुछ मेटल्स वगैरह या फिर कुछ मिनरल्स मिल जाते, तो फिर एक प्लानिंग की जाती है कि भाई जो मिनरल्स है उसका कंसंट्रेशन क्या है, और मतलब उसको डिग करने के लिए कौन से मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन मीन्स होता है इट इन्वॉल्व द कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मतलब कॉमर्शियल, मतलब एक कितने बड़े लेवल पर हम एक तरह से मिनरल्स को निकाल कर मतलब इसको वाइड नेटवर्क पर सेल कर सकते हैं, या मतलब वो हिसाब देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ माइनिंग के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि बर्ड में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। तो देखो, द बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज हाईली अनइवन, ठीक है, पूरे बर्ड में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा मिनरल्स है, कहीं पे कम है, ठीक है, ये होता है। दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेटिक
एंड ट्रोपोग्राफिक वेरिएशन, मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि हर जगह का जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता है, वेरिएशन होते हैं उसमें। एंड आल्सो बिकॉज रॉक्स एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और सब जगह जो रॉक्स होती है वो डिफरेंट अलग अलग मतलब तरह की होती है। सो ठीक है, ये भी वेरी करती है इवन फ्रॉम द वन एरिया टू अनदर एरिया, मतलब एक ही एरिया में भी डिफरेंट टाइप की जो है रॉक्स देखने को मिलती है। सो मिनरल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, मिनरल्स को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले एशिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया कंट्री भी एशिया में आता है, चीन है वो भी, चाइना भी एशिया में आता है। तो देखो चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, आर द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द दिस कॉन्टिनेंट, मतलब इस कॉन्टिनेंट के जो चाइना है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मिनरल्स ठीक है पाया जाता है। इनफैक्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड 10, मतलब पूरे वर्ल्ड का ठीक है आधा जो 10 होता है, 10 भी एक क्या है मिनरल है, तो पूरे वर्ल्ड का आधा 10 तो सिर्फ एशिया से ही प्रोड्यूस होता है। द प्रोडक्शन ऑफ लीड एंटोनोमी, ठीक है, एंटोमोनी, लीड, ये सभी क्या है, ये सभी मिनरल्स हैं। टंगस्टन ये भी मिनरल्स है, ठीक है, ये मेटल है, टंगस्टन, लीड भी मेटल है। एंड हाईएस्ट इन चाइना, तो ये जो है चाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन, और देखो आयरन मीन्स लोहा, लोहा का जो ज़्यादा डिपॉजिट है ठीक है वो हमारे इंडिया और चाइना में पाया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखो एशिया आल्सो प्रोड्यूस मैग्नीज, मतलब एशिया से मैग्नीज, निकेल, कॉपर, ये सारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं मतलब मिनरल्स हैं ठीक है, ये भी एक तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका भी एक क्या है कॉन्टिनेंट है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, अफ्रीका जो है मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है अफ्रीका में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और डायमंड भी अफ्रीका में ही प्रोड्यूस होता है, मतलब गोल्ड और डायमंड के लिए अफ्रीका है। ठीक है, ये आप नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे लीड इन प्रोडक्शन इन ऑफ बर्ड गोल्ड, मतलब साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, गोल्ड का, कॉपर का एंड क्रोमियम का, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम एक तरह से न्यूक्लियर पावर में रिएक्टर के रूप में यूज किया जाता है। मिनरल्स, ऑयल और पेट्रोलियम फाउंड इन नाइजीरिया, मतलब मिनरल्स और पेट्रोलियम के जो लिए जो फेमस है वो है नाइजीरिया, ठीक है, और एंगोला और लीबिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ हैं ये मिनरल्स के लिए, मतलब ठीक है पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब पेट्रोलियम यहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज अनएक्सप्लोरेटेड ड्यू टू द इनहॉस्पिटेबल टेरेन। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो अफ्रीका है ठीक है वो एक तरह से वहाँ पर डिगिंग ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ का थोड़ा क्लाइमेटिक इश्यूज होता है। बट आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि गोल्ड और डायमंड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अफ्रीका है। ठीक है, इसमें भी कुछ अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर देखते हैं इन्फो पीपल, मेल्टिंग एक प्रोसेस होती है ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी मेटेलिक ओर्स जो होता है ना उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, मतलब अगर उसमें इम्प्योरिटीज है तो उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड द ओर ऑफ द एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, टिन, निकेल, आयरन और ठीक है वाइल्ड कॉपर, मतलब इन सब का एक तरह से ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आगे बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर्स इन रसिया, सबसे ज़्यादा आयरन ओर्स का जो डिपॉजिट है रसिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, ठीक है, जो कि यूरोप में पड़ते हैं, फ्रांस है ये भी यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो इनमें भी आयरन का मतलब इससे काफ़ी प्रोडक्शन होता है। अदर मिनरल्स आर फाउंड इन कॉपर, ठीक है, बाकी के जो मिनरल्स हैं उनमें कॉपर, जिंक, मैंगनीज ये भी यहाँ से फाइंड किया जाता है। अगर देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इसमें 3 जोन है। एक तो कैनेडियन शील्ड है, ठीक है, द और एक है द अपालोचिन्स एंड द रॉकी माउंटेन्स रेंज ऑफ द बेस्ट। ठीक है, 3 पार्ट है इसके। मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज रीजन्स, मतलब इन तीनों से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही गोल्ड, निकेल, यूरेनियम, कॉपर, ठीक है, ये वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनरल्स का डिपॉजिट का जो मेन रीज़न है वो है आपका द ग्रेट लेक्स, यानी कि यहाँ पर जो झीलें हैं या लेक्स हैं उनके किनारे जो है काफ़ी डिपॉजिट है मिनरल्स का। फिर देखते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जैसे ब्राज़ील है वन ऑफ द
वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन जो है ब्राज़ील में प्रोड्यूस होता है, और टेन का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक चिली है और पेरू है, ठीक है। लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, ये अंडरलाइन कर लो। चिली और पेरू ये कॉपर के प्रोडक्शन में लीड करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हर जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, बट किस में क्वांटिटी ज़्यादा है वो आपको मैटर करता है, वो ही आपको ध्यान रखना होता है। अदर मिनरल्स फाउंड इन साउथ अमेरिका और क्रोमियम है, मैग्नीज है, देखो ये भी पाए जाते हैं, डायमंड भी पाए जाते हैं, ठीक है। एब्सिस्ट पाए जाते हैं, तो ये सारी जगह ही पाए जाते हैं, बट ठीक है कुछ डिफरेंट होता है। आगे बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका रीजन में, ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आइस है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे अगर हम बात करें तो गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, और आयरन और कोल है, ऑयल या ठीक है, ऑयल है, ठीक है। इन सब के काफ़ी दिस कॉन्टिनेंट हैज़ नाइदर बीन एक्सप्लोर्ड, मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है येट अंडर द अंटार्कटिका ट्रीटी विच प्रोहिबिटेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ एनी मिनरल्स डिपॉजिट, मतलब यहाँ पर किसी भी मिनरल्स को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब एक तरह से प्रोहिबिटेड है, ठीक है। यहाँ पर कोई मिनरल्स डिपॉजिट नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर पाया जाता है, ये जानना हमें ज़रूरी है। तो ये तो हो गई बर्ड की बात। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, कि इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है और कैसे पाई जाती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर जो है, ठीक है, अगर हम बात करें हाई ग्रेड का आयरन जो होता है, ठीक है, वो पाया जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में, ठीक है। उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र में, इन मतलब स्टेट्स में मतलब हाई क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है। कॉपर की बात करें तो इंडिया डज नॉट हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, मतलब इंडिया के पास ज़्यादा कॉपर है नहीं है। देयर आर सम एरियाज, मतलब कुछ एरियाज हैं, जैसे झारखंड है, राजस्थान है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर कुछ मात्रा में जो है कॉपर एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम मैग्नीज की बात कर ले तो मैग्नीज नियरली 20% ऑफ द बर्ड मैग्नीज, ठीक है, जो है इंडिया से प्रोड्यूस होता है, मतलब पूरे बर्ड का 20%, ठीक है। मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ठीक है, झारखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इन्हीं में मैग्नीज के भी काफ़ी भंडार है। बॉक्साइट की बात करें तो इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्वर ऑफ द बॉक्साइट, मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट इंडिया के पास है, विच इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। मतलब बॉक्साइट जो होता है एक और है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। सो इंडिया के पास एल्यूमिनियम की काफ़ी भंडार है, क्योंकि बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, ठीक है, झारखंड में एक तरह से बॉक्साइट के काफ़ी ज़्यादा भंडार है। बात करते हैं गोल्ड, तो गोल्ड जो होता है, ठीक है, कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक की कोलार माइंस है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो, नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से गोल्ड की माइंस है, ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस माइनिंग, मतलब यहाँ पर जो है कंटिन्यूस माइनिंग का काम चल रहा है काफ़ी दिनों से। दे हैव बिकम द डीपेस्ट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड, मतलब ये जो है सबसे गहरी गोल्ड माइन बन चुकी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर काफ़ी दिन से कंटिन्यू काम चल रहा है। एंड माइनिंग प्रोसेस वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ पर एक तरह से माइन करना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको होगा, क्योंकि मशीनें वगैरह बहुत ज़्यादा लोड से काम करती है। आगे बात करते हैं माइका की। माइका इज फाउंड इन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब 3 तरह के रॉक्स में माइका पाया जाता है। 60% ऑफ द वर्ल्ड माइका प्रोडक्शन ऑकर्स इन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का 60%, ठीक है, माइका, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है, इंडिया में प्रोडक्शन होता है। माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन अलोंग द नदर्न एज ऑफ द, ठीक है, नदर्न एज ऑफ द चोटनपुर प्लेटू, ठीक है, एंड कोंडरमा गया, ठीक है, हजारीबाग बेल्ट ऑफ द झारखंड, मतलब ये जो है माइका झारखंड में ही ज़्यादा पाया जाता है अगर हम स्टेट की बात करें तो। नेक्स्ट है सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है आपके सीज एरियाज या फिर लेक्स के किनारे मिलता है, ठीक है। इंडिया इज द वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट, है ना। आगे बात करते हैं लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन जो होता है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है लाइमस्टोन, जैसे कि मैंने बताई दिया आपको। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया आर मेघालय, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इनमें ज़्यादा राजस्थान का मतलब लाइमस्टोन का प्रोडक्शन होता है, और सीमेंट भी एक तरह से ज़्यादा ही बनता है।
आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कि क्या हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। तो बिल्कुल यस, ठीक है, मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। तो देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि इनको हम बाद में रिन्यू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार किसी मिनरल्स का जो स्टॉक है, ठीक है, वो फिनिश हो गया तो हम उसको फिर से नया बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग में काफ़ी मतलब हम बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे देखो, द कंजप्शन ऑफ दीज मिनरल्स बाय डेवलपिंग कंट्रीज विच कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी लेस परसेंट ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन। मतलब एक तरह से इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। इज इंक्रीजिंग इन एन अलार्मिंग रेट। मतलब इनका जो है ज़्यादा मतलब एक तरह से यूज़ होता है। सो ये अलार्मिंग रेट इनका इंक्रीज हो चुका है एंड देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट। इसलिए इनको कंजर्व करना मतलब नेसेसरी हो चुका है, ठीक है। तो कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब होता है आफ्टर द वेस्ट मटेरियल आर कलेक्टेड। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे, ठीक है, तो उनको रिसाइकिल करो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लोहे की चीज़ है, वो ख़राब हो चुकी है, तो उसको हमें रिसाइकलिंग के लिए जो है मतलब रिसाइकलिंग स्टोर्स में देना चाहिए, ताकि वो चीज़ें रिसाइकिल होके और मतलब एक तरह से नए प्रोडक्ट बन के हमारे पास आ जाएँ, ठीक है। तो रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट मटेरियल, ठीक है। और इसमें हम एल्यूमिनियम को रिसाइकिल कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, काफ़ी मेटल्स हैं जो एक तरह से रिसाइकिल करके रीयूज्ड कर सकते हैं, हम इनको मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग सब्स्टिट्यूट। मतलब इनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे रिप्लेसिंग, मतलब रिप्लेस करना। जैसे हमें पता है कि जैसे पहले के ज़माने में हम मेटल्स के कंटेनर वगैरह ज़्यादा यूज करते थे, बट आजकल हम प्लास्टिक को एक तरह से सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाए हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक को हम एक तरह से यूज करते हैं इनकी जगह। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा जो मिनरल्स है यानी कि मेटल्स है वो भी एक तरह से कंजर्व हो रहा है। आगे बात करते हैं पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज थे। तो मिनरल्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब हम पावर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। पावर एंड एनर्जी हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मतलब पावर और एनर्जी का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स नीड पावर। मतलब इन सब में पावर की नीड होती है, ठीक है, काफ़ी ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे द होल वर्ल्ड विल स्टॉप इफ़ देयर इज नो पावर। मतलब पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो जाता है अगर पावर नहीं होगी तो। 86% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। अंडरलाइन करो इसको। 86% जो वर्ल्ड की एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से अभी तक मिल रही है, ठीक है। द बैलेंस 14%, और जो बची कुछ 14% है, ठीक है, वो रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनसे कंप्लीट हो रही है। तो टोटल हमारी एनर्जी ऐसे बनती है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। द राइज इन द पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। मतलब रहने के तरीके, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि एनर्जी है, ठीक है, उसके कंजप्शन में भी राइज आ रहा है, मतलब वो भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो फिर एनर्जी का कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा पावर हमें एक तरह से बनानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप ऑफ एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी टाइप के होते हैं। पहली बात तो हम इनको दो टाइप से हम यहाँ पर क्लासीफाइड करते हैं। एक तो कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर द एनर्जी सोर्सेज दैट हैव बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड कन्वेंशनल। मतलब जिसको हम काफ़ी लंबे समय से यूज कर रहे हैं और आज भी हम यूज करते आ रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये आपके कन्वेंशनल रिसोर्स में आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, और ये आपके फॉसिल्स फ्यूल से बनते हैं। सो हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स फ्यूल के बारे में। द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है, या फिर उनके रिमेन्स थे, ठीक है, ये बरीड हो चुके थे, और आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर दे आर गॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल्स ड्यू टू द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये एक तरह से बरीड पोजीशन में थे और फिर ये कन्वर्ट हो गए
ठीक है, ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर के कारण ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है, कुछ रॉक्स में, या फिर हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल लाइक कोयला और पेट्रोलियम में, ठीक है। जिन कोयला और पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेज को हम आज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से ये करोड़ों सालों की प्रोसेस का परिणाम है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स है, ठीक है, वो बरीड हो गए थे, मतलब पृथ्वी के अंदर समा गए थे, दब गए थे, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट हो गए किसमें, फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑन द डिपॉजिट कैन नॉट बी रिप्लेसेड इन द इमीडिएट फ्यूचर। मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर ये मान लीजिए इनका स्टॉक फिनिश हो जाता है तो हम इनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको दोबारा नहीं बना सकते। अब ये तो है नहीं कि भाई कोयला ख़त्म हो गया तो हम करोड़ साल वेट करें कोयला बनने के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं कोयले के बारे में। तो देखो कोयला जो होता है आपका, ठीक है, वो बेसिकली 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है आपका पीट, ठीक है, पीट मतलब कोयले का टाइप है। तो पीट इट इज़ द मोस्ट, ठीक है, इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ कोयल, मतलब सबसे हम बोल सकते हैं घटिया क्वालिटी का कोयल है वो आपका पीट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, मतलब अगर हम इसको बर्न करते हैं तो, ठीक है। तो यानी कि कोयले के जो टाइप है उनमें सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है। लिग्नाइट है नेक्स्ट, इट इज़ ब्राउन और ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई कोई सा मतलब कौन सा जो कोल है, ठीक है, वो ब्राउन कलर का होता है। सो एंड बॉडी फॉर्म ऑफ कोल, यानी कि कोल का बॉडी फॉर्म है, मतलब लकड़ी के फॉर्म के जैसा ही है, ठीक है। इट कैन भी इजली माइंड, मतलब इसको इजीली माइंड कर सकते हैं। और इट हैज़ हाई मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से कम होती है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम भी बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह से लो क्वालिटी है, बट पीट से बेहतर है, ठीक है, पीट से बेहतर है ये, ठीक है। और ये ज़्यादातर इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग में यूज लिया जाता है, ठीक है। इसको हम, ठीक है, नावेली ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ से फाउंड करते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है बिटुमिन्स, ठीक है। तो ये मतलब सबसे अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट ये अच्छा मतलब एक तरह से कोल का टाइप है जिसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल कोल, मतलब इसको इंडस्ट्रियल कोल कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हीटिंग से रिलेटेड, तो इसी कोयले के द्वारा पूरी की जाती है। इट इज़ डल ब्लैक एंड ब्लैकिश ब्राउन, मतलब ये थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन होता है। एंड हायर परसेंटेज ऑफ द कार्बन, इसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, सो ये मतलब ज़्यादातर यूज किया जाता है। एंथ्रेसाइट जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे गुड क्वालिटी का। इट इज़ हार्ड, ये बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होता है, ठीक है, स्टोन की तरह। एंड शाइनिंग विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कार्बन, इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, सो ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है ये। और इसमें लेकिन इसको डिग करना थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि ये बहुत ही अर्थ क्रस्ट में होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और इसका यूज जो किया जाता है वो मेल्टिंग में किया जाता है, मतलब जो आपके मिनरल्स होते हैं ना, मेटल्स होते हैं, मेटल्स को पिघलाने में, जैसे लोहा है, सिल्वर है, इनको पिघलाने में इस कोयले का यूज किया जाता है। चाइना इज़ द 46% ऑफ द वर्ल्ड कोयला रिजर्व, मतलब चाइना के पास 46% कोयले के रिजर्व हैं, वेरेज यूएसए के पास आपके 20% है। अदर कंट्रीज विद लार्ज कोयल डिपॉजिट आर रसिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास भी कोयले के रिजर्वर हैं, इंडोनेशिया है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका है। द मैन कोयल रिजर्व इज इन इंडिया आर, ठीक है, हमारे इंडिया में अगर कोयल की बात करें तो झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर पाया जाता है। लिग्नाइट कोयल इज मैनली फाउंड इन तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयल पाया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है। 55% ऑफ द इंडिया एनर्जी नीड आर मेड टू कोयल, मतलब इंडिया की 55% एनर्जी एक तरह से कोयल के कारण ही कंप्लीट होती है, ठीक है। और आज भी हम एक तरह से कोयल को एक तरह से रूरल इंडिया में कुकिंग के पर्पज़ से यूज में लेते हैं। तो ये कोयले के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम की प्रोसेस कुछ ऐसी होती है जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल की होती है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। और पेट्रोलियम आपका लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है।
लाइक कोयल इज आल्सो फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कोयले की तरह ही ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स के एक तरह से बिटवीन पाया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द ड्रिलिंग, इसको ड्रिलिंग करके ऑब्टेन किया जाता है, मतलब जो समुद्र होते हैं, सीज होते हैं, उनके अंदर ड्रिल करके इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इट इज़ प्यूरीफाइड, फिर इसको प्यूरीफाइड किया जाता है, क्योंकि जो ड्रिल करके उस टाइम निकलता है वो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। फिर क्रूड ऑयल को प्यूरीफाई किया जाता है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आपके पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, मोम है, कोल तार है, ठीक है, कोक है, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है पेट्रोलियम, यानी कि क्रूड ऑयल, ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। सो इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो निक नेम है एक तरह से हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि गोल्ड महंगा होता है, ठीक है, इसलिए ये भी एक तरह से महंगा ही हुआ, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में की बात करें तो रसिया है, सऊदी अरब है, ये अंडरलाइन कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट है। ईरान है, इराक है, ठीक है, कतर है, यूएसए है, चाइना है, कनाडा है, ये सारी कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, मतलब पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती है। 12 कंट्रीज़ दैट एक्सपोर्ट पेट्रोलियम हैव फॉर्म्ड ओपेक, ठीक है, 12 कंट्री हैं जिन्होंने, जो कि मतलब ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, तो उनका एक संगठन है, मतलब इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओपेक कहते हैं, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब वो कंट्री जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, पेट्रोलियम को बेचती है, तो उनके संगठन को या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन को ओपेक नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया ऑक्यूर्स इन गुजरात, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें कि इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, इनमें पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। द फर्स्ट ऑयल फील्ड वाज सेटअप इन डिगबोई इन आसाम, अंडरलाइन कर लो, इंडिया में जो पहला ऑयल का बेल, ठीक है, डिग किया गया था वो डिगबोई इन आसाम, आसाम में सबसे पहले पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया गया था। इंडिया की बात करें तो ऑयल वेल्स आर फाउंड बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर, मतलब ऑयल ऑन शोर और ऑफ शोर में पाया जाता है। ऑफ शोर को हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑफ शोर मीन सीज एरिया में, ठीक है, समुद्र के अंदर अगर समुद्र के अगर हम डिग करते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, तो वो ऑफशोर होता है, ठीक है, और अगर हम किसी और जगह से निकालते हैं तो ऑनशोर होता है, ठीक है। मुंबई हाई है, ठीक है, लीडिंग ऑफशोर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन साइट इन इंडिया, ठीक है, मुंबई हाई में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। एंड अदर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ऑन शोर में हम बात करें, ठीक है, जैसे नदियों के किनारे, तो वो गोदावरी डेल्टा, ठीक है, रीजन है। आगे बात करते हैं नेचुरल गैसेज के बारे में, तो इट इज मोस्टली ऑकर्स अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट बट कैन आल्सो occurs independently in the sedimentary rocks formation. It is a released form of petroleum bell when oil is drilled out. मतलब जब पेट्रोलियम के बेल से ऑयल को निकाला जाता है तो उसी टाइम पे ये जो गैस है वो भी एक तरह से बाहर निकलती है, तो ये नेचुरल गैस होती है, ठीक है। फिर इसको कंप्रेस किया जाता है, तो इसलिए कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी बन जाती है। एज मैंशनड अर्लियर नेचुरल गैस अकर्स इन द एसोसिएशन विथ पेट्रोलियम, जैसा कि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेचुरल गैस का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ ही किया जाता है। द ओपेक आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस, यानी कि ओपेक यानी कि जो वो 12 कंट्रीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एसोसिएशन कंट्रीज, तो वो ही एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ नेचुरल गैसेस को भी एक्सट्रैक्ट करता है। इन इंडिया बोथ ऑफ द, मतलब इंडिया में दोनों टाइप से, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो एक तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में मतलब एक्सट्रैक्शन में। ओएनजीसी ओएनजीसी के फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जो कि ऑयल मतलब एक तरह से एक्सट्रैक्ट करती है। विच कंट्रोल ए मेजर पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्शन, मतलब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन में काफ़ी मेजर पार्ट एक तरह से रोल प्ले करती है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स, मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के साथ साथ ड्रग्स है, फर्टिलाइजर्स है, इनका भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करती है। आगे हम देखते हैं थर्मल पावर को। थर्मल पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन
पावर प्लांट्स, मतलब जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है तो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट भी होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है को प्रोड्यूस करने में कोयले का यूज किया जाता है। बाय रोटेटिंग टर्बाइंस, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टीम, मतलब टर्बाइंस को रोटेट किया जाता है। फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, और स्टीम जो है वो एक तरह से टरबाइन पर गिराई जाती है जिससे टरबाइन रोटेट होता है। हाउएवर कोयला इज मोस्टली यूज्ड इन पावर इन थर्मल प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स में मोस्टली कोयले का यूज होता है। एज पेट्रोलियम और गैस आर एक्सपेंसिव, बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम और गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सो कोयले का यूज होता है, सो हम इसको थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड एनीवेयर एज कोल इज एसेसिबल, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर कोयले को मतलब आसानी से, मतलब कोयले को प्रोड्यूस किया जा सके, कोयले की माइंस हो, ठीक है, जहाँ पर कोयले की माइंस हो। द CIS कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड द USA आर बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब USA है या फिर यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, इनमें ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर प्लांट के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया की बात करें तो अबाउट द 60% टोटल पावर जनरेशन, यानी कि हमारी टोटल पावर जनरेशन का जो 63% है वो एक तरह से थर्मल पावर स्टेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बाय द यूजिंग ऑफ कोल, मतलब कोल का यूज करके, ठीक है। अब देखो इसमें ये समझने वाली बात है कि कोल का एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पानी की स्टीम बनाई जाती है, तो स्टीम बनाने के लिए पानी को गर्म किया जाता है, तो उस गर्म करने में कोयले का यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर उन स्टीम्स के द्वारा टरबाइन को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड और रामागुंडम इन आंध्र प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की 2 जगह है जहाँ पर, और एक और है काकतिया एंड, ठीक है, कोथा गोदाम इन तेलंगाना। तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ में एक तरह से हम थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, और एक हमारे यहाँ पे ही है पास में सूरतगढ़, ठीक है, कोटा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में, ठीक है। ये जो कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के नेम है जो कि इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और 63% जो एनर्जी है, पावर है, वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीडल एनर्जी। हीडल मीन्स हाइड्रो पावर प्लांट है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, मतलब इसमें एक तरह से फोर्सफुली वाटर को फॉल किया जाता है जिससे टरबाइन रोटेट होती है, और रोटेट होने से एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायनामो के दोबारा कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू बी इरीगेशन, ठीक है, मतलब जो वाटर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, टरबाइंस को रोटेट करवाने के लिए, तो उस वाटर को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद में उसको मतलब इरिगेशन पर्पज़ के लिए काम में ले सकते हैं। तो ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमारा जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। द रनिंग कॉस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इज लो ऑफ कंपेयर टू द थर्मल, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में जो कॉस्ट होता है, मतलब एक कंपनी को रनिंग करने का, कंपनी को चलाने का, ठीक है, वो कम आता है थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में एक तरह से ज़्यादा कॉस्टिंग होती है। हाउएवर मैनी एनवायरमेंट कंसर्न mainly on account of damaging of the changing course of the rivers are involved which give rise to be public, ठीक है, प्रोटेस्ट, मतलब एक तरह से कुछ इससे इन्वायरमेंटल को कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब रिवर्स पर डैम बनाना पड़ता है, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा मतलब खर्च होता है, बट ये अच्छा मेथड है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। द रिवर फ्लोइंग थ्रू द प्लेटू रीजन हैव मैनी रैपिड्स एंड फॉल्स अलोंग देयर कोर्स विच आर नेचुरल स्पोर्ट, मतलब कुछ नेचुरल स्पोर्ट होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी पानी एक तरह से गिरता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर प्लांट लगा सकते हैं। मैनी अफ्रीकन कंट्रीज लाइक जैसे जाम्बिया है, कॉन्गो है, ठीक है, और घाना है, ठीक है, युगांडा है, तंजानिया है, ठीक है, तो ये सभी सेंट्रल प्लेट्यू के पास ये लोकेट हैं जहाँ पर एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट किया जाता है, और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है।
अदर कंट्रीज लाइक जैसे भूटान है, ब्राज़ील है, ठीक है, और परुग्वे है, नॉर्वे है, ठीक है, इनमें भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब ये भी लीडिंग रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया। इंडिया में बात करें तो आर्टिफिशियल डैम आर बिल्ट टू स्टोर वाटर, मतलब इंडिया में ज़्यादातर जो रिवर्स है उनके पास आर्टिफिशियल डैम्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, फिर उस स्टोर पानी को यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो कुछ डैम्स हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे हीराकुंड डैम है, ठीक है, भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है, और नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है, रिहंद डैम है, ठीक है, कौन्या है। ये कुछ डैम है जिनसे हिडल पावर जनरेशन की जाती है। आगे बात करते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यूएबल हो सकते हैं, मतलब जिनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। इसमें है आपके जैसे सनलाइट है, ठीक है, सोलर एनर्जी, तो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे पास। विंड है, ठीक है, विंड एनर्जी, टाइड है, टाइड एनर्जी, टिडल एनर्जी, ठीक है, और जियोथर्मल हीट, ये भी एक तरह से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है, मतलब इनके स्टॉक हमारे पास अनलिमिटेड है, हम इनको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं रिन्यू करके, ठीक है। द मेन टाइप ऑफ द दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर, अब इनके टाइप देख लेते हैं। विंड है, अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। स्क्वायरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो बिल्कुल सही है, टिक कर लो इसको। द मिनरल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। अनइवन है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड, तो ये सही है बिल्कुल। मैग्नीज इज ए नॉन फेरस मैग्नेट, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन पावर प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर प्लांट्स में, ठीक है, ये रॉन्ग है। आगे बात करते हैं कुछ जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। जियो थर्मल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी तो हम कोल वगैरह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर टरबाइन को चलाया जाता है, मतलब स्टीम जो बनाई जाती है वो कोल का यूज़ करके बनाई जाती है। बट जियो थर्मल एनर्जी देखो, वास्ट रिजर्वर ऑफ द हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जो काफ़ी मात्रा में हीट होती है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है, मतलब अर्थ के इंटीरियर हीट का, ठीक है। इट ऑफन कम्स फोर्थ ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ गीजर्स, यानी कि हॉट स्प्रिंग बोल सकते हैं। तो हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में जो है ये अर्थ की इंटरनल एनर्जी है, अर्थ की इंटरनल हीट है, ये बाहर आती है, ठीक है। और लद्दाख है, ठीक है, और कुछ मनाली है, हिमाचल प्रदेश है, तो ये कुछ है जहाँ पर जियो थर्मल पावर प्लांट को लगाया गया है। आगे बात करते हैं, जैसे यूएसए है, ठीक है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जियो थर्मल एनर्जी को ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, जैसे आपको पता है सनलाइट से जो है एनर्जी आप यूज करते हो वो सोलर एनर्जी है, ठीक है, और ये भी एक तरह से आजकल वाइड नेटवर्क पर यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ सोलर पावर प्लांट्स हैं जो इंडिया में लगाए गए हैं, जैसे राजस्थान में लगाया जाता है, ठीक है, यूपी में है, एंड गुजरात है, ठीक है, कर्नाटक है, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड से, यानी कि यहाँ पर जो टरबाइन का रोटेशन होता है वो विंड से होता है, नहीं हवा से, ठीक है, जैसे पंखा चलता है ना ऐसे ही सेम, ठीक है, फैन जैसे ही। तो विंड वाज द यूज ऑफ द ग्राइंडिंग ग्रेन्स, मतलब पहले विंड एनर्जी का यूज किया जाता था गेहूँ पीसने के लिए, एंड पंपिंग वाटर एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने ज़माने में पानी को बैल से पंप करने के लिए, खींचने के लिए विंड एनर्जी का यूज किया जाता था। बट नाउडेज विंड पावर इज़ यूज टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अभी जो है विंड पावर का यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विंड एनर्जी का ज़्यादातर यूज वहाँ किया जाता है जैसे कोस्टल एरियाज है, ठीक है, और फ्लैनेट हिल टॉप्स है और प्लेन्स है, मतलब जहाँ पर विंड अच्छे से चलती हो, हवा अच्छे से चलती हो, तो वहाँ पर ये पावर मतलब एक तरह से इंस्टॉल्ड किए जाते हैं। चाइना है, जर्मनी है, यूएसए है, ठीक है, ये नोटेबल अमाउंट ऑफ द टोटल एनर्जी और द विंड एनर्जी, मतलब इन कंट्रीज़ में, ठीक है, काफ़ी विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अदर कंट्रीज दैट यूज विंड पावर वो है कनाडा, स्पेन, यूके, इंडिया, ठीक है, सारी कंट्रीज
कुछ मात्रा में विंड पावर को यूज़ करती है। इंडिया कोस्टल पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के जो कोस्टल पार्ट्स है वहाँ पर ये विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो कोस्टल पार्ट्स मतलब समुद्र के किनारे वाले पार्ट, ठीक है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो यहाँ पे भी होती है, ठीक है, लक्षद्वीप है। टीडल एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ पर टीडल एनर्जी मतलब जो समुद्र की जो वेव्स होती है, ठीक है, उनसे एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। द लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी हार्स्ड बाय द बिल्डिंग ऑफ डैम्स अक्रॉस, ठीक है, एस्टोरीज मतलब एस्टोरीज के आसपास। एस्टोरीज क्या होता है? एस्टोरीज वो जगह होती है जहाँ पर सी और रिवर्स, ठीक है, एक दूसरे से मिलती है, तो वो एस्टोरीज होती है, तो वहाँ पर डैम इंस्टॉल्ड किए जाते हैं। tidal energy is being used extensively in साउथ एंड कनाडा एंड फ्रांस है, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्लांट्स ऑफ द टीलर, ठीक है, वेरेज एक्सटेंट इन द चाइना, यूके, ठीक है, इनमें भी टीडल एनर्जी के प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी में एक तरह से, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है, तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर टीडल एनर्जी के ज़्यादा एक तरह से यूज किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है टीडल एनर्जी को, ठीक है, मतलब एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो टीडल एनर्जी वहीं प्रोड्यूस की जा सकती है जहाँ पर समुद्री किनारा हो, क्योंकि समुद्र की जो लहरें होती है उनके द्वारा ये एनर्जी एक तरह से जनरेट की जाती है। इसमें जो टरबाइन है वो समुद्र की लहरों के द्वारा ही चलाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम बायोगैस की। बायोगैस जो होती है वो गोबर गैस होती है। इट इज़ नोन एज द रूरल गैस मतलब रूरल एरियाज में बायोगैस का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, फॉर कुकिंग फूड वगैरह जो भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस को कलेक्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, मतलब गैस एक तरह से मतलब वहाँ तक आती है किचन तक, ठीक है, और उसमें हम कुकिंग और हीटिंग भी कर सकते हैं। वैसे बायोगैस का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब 2012 से लेकर 17 तक, है ना, जो गवर्नमेंट का प्लान था, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए टारगेट टू 6.5 लाख बायोगैस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया में बायोगैस के प्लांट जो है वो लगाने का, ठीक है। इसको हमें ना मतलब एक तरह से डोमेस्टिकेशन के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब घरेलू स्तर पर भी कर सकते हैं ठीक है, बायोगैस को बना सकते हैं। आगे है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो होती है, ठीक है, ये सबसे एक तरह से वन ऑफ द क्लीनेस्ट मेथड होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन फ्यूजन, मतलब सारे ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो फ्यूजन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। हैवियर एलिमेंट्स लाइक जैसे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, थोरियम है, ये हैवी मतलब एक तरह से वो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। द एटम ऑफ द फ्यूल आर अलाउड टू बी स्प्लिट इन कंट्रोल वे एंड एनर्जी रिलीज, मतलब इनको एक तरह से फ्यूजन किया जाता है। फ्यूजन मतलब इनको विखंडन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, और इनको मतलब जैसे बम ब्लास्ट नहीं होते क्या ऐसे, ठीक है, तो फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है ना, तो उस एनर्जी को यूज किया जाता है स्टीम में, मतलब स्टीम बनाने में, ठीक है, पानी की स्टीम बनाने में उस एनर्जी का यूज किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। मोर देन 30 कंट्रीज प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे यूएसए है उनमें, ठीक है, यूएसए सबसे बड़ा एक तरह से न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करने वाला है, लार्जेस्ट, तो इसको अंडरलाइन कर लेना आप। और बाकी की कुछ कंट्रीज़ है जैसे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, ये भी एक तरह से न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करती है। चाइना है, ठीक है, साउथ कोरिया है, रशिया है। इंडिया ऑक्यूपाई एन इन सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड इन यूरेनियम रिजर्वर, मतलब इंडिया में जो यूरेनियम रिजर्व है वो बहुत ही कम है, ठीक है। सो अगर यूरेनियम कम है तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी कमी होगी, ठीक है, मतलब ये 12th रैंक का प्रोडक्शन एक तरह से देता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको BARC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि एट टॉम्बे इज डेडिकेटेड टू न्यूक्लियर साइंस, मतलब न्यूक्लियर साइंस को पूरी तरह से डेडिकेटेड है, क्योंकि न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में किए जाते हैं। इंडिया हैज़ 22 मेजर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मतलब 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। दे आर सिटेड इन, एक तो है तारापुर इन महाराष्ट्र में जो तारापुर है वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है, और काकरापर गुजरात में काकरापर है, ठीक है, और कैगा इन कर्नाटक, ठीक है, कलपक्कम इन तमिलनाडु, ठीक है, और कुंदनकुलम इन
इन तमिलनाडु, ठीक है, और एक नरोरा है यूपी में, ठीक है, और रावतपाड़ा राजस्थान में। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मतलब थोरियम और यूरेनियम का यूज करके एनर्जी जनरेट की जाती है, फिर उससे स्टीम बनाई जाती है, फिर उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आगे देख लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ द पावर एंड एनर्जी, कि पावर और एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, मतलब इसको कंजर्व क्यों करना चाहिए, ठीक है, और कैसे करना चाहिए, उसके कुछ वेज हैं जो यहाँ पर मैंशनड है, ये आपके क्वेश्चन में भी है। पहली बात तो स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज, मतलब अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज में नहीं है तो उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे एनर्जी एक तरह से एफिशिएंट मतलब हम बोल सकते हैं कंजर्व होती है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी फैन चल रहा है, आप कमरे से बाहर जा रहे हो तो आपको फैन बंद कर देना चाहिए ताकि एनर्जी को सेव हो सके। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस्ड बाय द पैकेट गुड्स, ठीक है, मतलब आप जो वेस्ट मटेरियल यूज करते हो, ठीक है, उसके अमाउंट को भी रिड्यूस करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ व्हीकल्स ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक सिग्नल पे एक तरह से हम गाड़ी को बंद करके रख सकते हैं, अपनी जो बाइक वगैरह है उनको, ठीक है, इससे भी हमारा पेट्रोल वगैरह एक तरह से सेव होता है। द ट्राई टू बी रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जितना हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जैसे सोलर पावर है तो हमें इसका यूज करना चाहिए, ठीक है, वाटर हीटर्स। नेक्स्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ज़्यादातर जितना पॉसिबल हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए कम्यूटिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हम एवरी पीपल अगर अपना अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल एक तरह से यूज़ होता है, बट पब्लिक व्हीकल जैसे बस है, बस में आराम से मतलब 100 पीपल्स बैठ सकते हैं, सोचो, यानी कि जितना पेट्रोल एक जना मतलब एक पर्सन यूज करता है उतने में तो 100 के करीब यूज कर सकते हैं, तो जितना हो सके पब्लिक व्हीकल का यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मतलब एनर्जी को बचाना है, एक तरह से यूँ सोचो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। भाई हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो कम से कम एनर्जी को सेव तो कर सकते हैं ना। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, और इसके क्वेश्चन आंसर का अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो उसमें आप जाइए और वहाँ पर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो, बाकी के ऑल चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, इट मीन्स अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।